हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और इसके पहले के लेक्चर में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके तत्वों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बीच बीच में शब्द आए हुए हैं, हमें लगता है कि वो बहुत कठिन से शब्द हैं, तो आज उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं कि इन शब्दों का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द समझने वाले हैं हम कि संप्रभुता। जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संप्रभुता शब्द। तो देखिए, भारत एक जो है संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु राष्ट्र का मतलब है कि भारत ना तो अब किसी राज्य के ऊपर निर्भर है और ना ही किसी राज्य का भारत हिस्सा है या डोमिनियन है। यह अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो संप्रभुता से हम समझते हैं कि आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र। यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। और भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर सकता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण अपने जैसे पड़ोसी देश हैं या किसी भी देश की सीमा, जैसे अपने पड़ोसी देश हैं या उनके जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं, तो उन पर उनके जो विवाद हैं उस पर भारत अपने विवाद निपटाने के लिए या तो उन्हें जैसे उनकी जमीन वापस दे सकता है या उनसे अपना हिस्सा वापस ले भी सकता है। जैसे आप इसे कैसे समझेंगे? आप 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, इसे आप याद कीजिए कि इसमें क्या हुआ था। 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, उसमें भारत ने 111 गांव बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने 51 गांव 51 गांव भारत को वापस दिए थे। तो हम कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण ऐसा कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं और उसे समझते हैं। जी, तो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट शब्द समझने वाले हैं वह है समाजवादी। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले भी समाजवादी शब्द हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में भारतीय संविधान में विद्यमान था। किसके रूप में? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के रूप में विद्यमान था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे स्पष्ट रूप से जोड़ करके और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि समाजवादी को आगे पढ़ते हैं, थोड़ी और गहराई में चलते हैं। तो देखिए, समाजवाद जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद,
समाजवाद और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद, इसे राज्याश्रित भी समाजवाद भी कहते हैं। राज्याश्रित, इसे हम राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। अब देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है और साम्यवादी समाजवाद क्या होता है। तो देखिए, साम्यवादी जो समाजवाद होता है इसमें उत्पादन और विपणन दोनों ही, जैसे उत्पादन होता है, जैसे उत्पादन हो किसी भी के द्वारा भी उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन का और विपणन का दोनों का ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जैसे उत्पादन चाहे वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया गया हो और चाहे निजी क्षेत्र के द्वारा, लेकिन दोनों का ही उसमें राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजीकरण का उन्मूलन कर दिया जाता है। जैसे जो आपकी भी निजी संपत्ति है उसका भी उन्मूलन कर दिया जाता है। तो ये है साम्यवादी समाजवाद, जिसमें उत्पादन और विपणन चाहे वो किसी के द्वारा भी उत्पादन किया जाए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि इसमें निजी और सार्वजनिक जैसे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के द्वारा उत्पादन किया जाता है तो इसमें दोनों का ही महत्व होता है। जैसे इसमें, लेकिन इसमें दोनों का महत्व नहीं होता है, इसमें उत्पादन और विपणन दोनों का ही राष्ट्रीयकरण होना ही है, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र का भी महत्व होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी महत्व होता है। अब और इसके जो हमारे भारत में है, वहां पर लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया गया है और रूस में जो है वहां पर साम्यवादी समाजवाद को बढ़ावा दिया गया है। अब लोकतांत्रिक समाजवाद को मिश्रित समाजवाद भी कहते हैं। मिश्रित समाजवाद, और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्तव्य कहा था कि लोकतांत्रिक समाजवाद या मिश्रित समाजवाद का उद्देश्य ही गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि को समाप्त करना है। जैसे आप मुझे बताइए कि जब निजी क्षेत्र के द्वारा लोगों को काम दिया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा लोगों को काम दिया जाएगा तो उससे जल्दी गरीबी दूर होगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को काम दिया जाएगा, और ऐसे ही बेरोजगारी भी उससे दूर होगी। और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे सुविधाएं, अस्पताल बनाए दिए जाएंगे तो उनसे भी बीमारियां दूर होंगी। जितने ज्यादा अस्पताल होंगे, जितनी हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा अंदर जाएंगे, उतनी ही बीमारियां भी दूर होगी। और तो इसलिए कहा गया है कि लोकतांत्रिक समाजवाद को मिश्रित समाजवाद भी कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी को समाप्त करने के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद को स्पष्ट कहा। और इसके बाद जो है भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद जो है, या हम कहते हैं कि भारतीय जो समाजवाद है वह है मार्क्सवाद,
मार्क्सवाद और गांधीवाद। ये दोनों विचारक हुए हैं। जैसे मार्क्स एक विचारक थे और गांधी जी के भी विचार बहुत ही लोकप्रिय हैं और प्रसिद्ध हैं। तो हम कहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक समाजवाद या भारत में जो समाजवाद है वह मार्क्सवाद और गांधीवाद का कैसा है, मिला जुला रूप है। बिल्कुल, मतलब कुछ लक्षण इसके भी हैं, कुछ लक्षण इसके भी है, लेकिन हमारा ज्यादातर झुकाव किसके ऊपर है, गांधीवादी जो विचारधारा है या गांधी जी की जो विचारधारा है उनकी तरफ हमारा ज्यादा झुकाव है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा शब्द समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने शब्द पर चलते हैं और उसे समझते हैं। बाद हम समझने वाले हैं अपना नेक्स्ट शब्द धर्मनिरपेक्ष, या कहीं कहीं किताबों में पंथ निरपेक्ष भी मिलता है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा से जोड़ा गया है। अब धर्मनिरपेक्ष शब्द से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष शब्द से तात्पर्य है कि भारत देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, मतलब भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा और यहाँ के नागरिकों को अपने अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे भारत, अब यहाँ पर ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब था कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। इसी में कहा गया है कि जैसे कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष शब्द उपयोग किया जाता है, तो भारत के संविधान में कहा गया है कि धर्म तो बहुत मतलब दूर है। जैसे ये पंथ भी होते हैं कि छोटे छोटे पंथ होते हैं, जैसे कि कादरी संप्रदाय हो गया और कई संप्रदाय हैं, बहुत से संप्रदाय चलते हैं, तो उसे भी भारत के द्वारा राष्ट्रीय मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये है धर्मनिरपेक्ष और ये है पंथ निरपेक्ष। भारतीय जो हमारे संविधान में है वह है अनुच्छेद 25 से आर्टिकल 25 से 28 तक भारतीय नागरिकों को अपने अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी धर्म को अपने को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसका आराम से उसकी पूजा धर्म उपासना आप जो भी करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं और इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि 25 से 28 तक के अनुच्छेदों में क्या क्या दिया गया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं और उसे देखते हैं। इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट शब्द है लोकतांत्रिक, इसे समझने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाले देश की रूप में भारत की कल्पना की गई है और यह संप्रभुता पर आधारित है। मतलब लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था जो है वो है संप्रभुता पर आधारित है। मतलब जो देश की सर्वोच्च शक्ति है वह जनता के हाथों में निहित है। तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक में क्या क्या है। तो भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है जो संप्रभुता पर आधारित है। संप्रभुता पर आधारित है मतलब सर्वोच्च शक्ति, देश की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में निहित है। अब देखिए, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को जो है, जैसे लोकतंत्र जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। लोकतंत्र को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे कौन कौन सा, यहां पर जैसे लोकतंत्र, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष,
और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग सीधे तौर पर करती है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता या लोग अपनी शक्ति या अधिकारों का प्रयोग सीधे तौर पर करते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड जो देश है वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें लोग अपनी शक्तियों का या अधिकारों का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं करते हैं, तो वह होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे अमेरिका, इसके उदाहरण ले लेते हैं। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में थोड़ी और गहराई पर चलते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के देखिए 4 मुख्य हम कहते हैं कि पॉइंट हैं, जैसे 4 मुख्य। तो पहला जो पॉइंट है वह है परिप्रेक्ष्य, फिर इसके बाद है पहल, यहां पर फिर इसके बाद है तीसरा है वापस बुला लेना, वापस बुला लेना, जिसे रिकॉल भी कहते हैं। और अंत में चौथा है जनमत संग्रह। अब इन्हें समझते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो परिप्रेक्ष्य वह होती है कि जैसे कोई विशिष्ट राजनीतिक मुद्दा है, जैसे देश में कोई विशिष्ट राजनीतिक मुद्दा उठा और उस पर आपकी राय जानने के लिए जब जनमत संग्रह करवाया जाता है कि आप इस मुद्दे से सहमत हैं कि नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि यह परिप्रेक्ष्य है, परिप्रेक्ष्य है। फिर इसके बाद जो दूसरा है वह है पहल। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए की गई, किसी भी समस्या के समाधान के लिए की गई पहली कार्रवाई पहल कहलाती है। आधिकारिक जो कार्रवाई की जाती है किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह पहल कहलाती है। फिर तीसरा होता है जो होता है वह होता है वापस बुला लेना। जैसे आपने अपने प्रतिनिधि, आपने वहां पर अपना मत भेजा और वहां से आप जैसे सहमत नहीं है तो आप उसे वापस भी कर सकते हैं। और जनमत संग्रह होता है वह कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब आपकी राय जानी जाती है तो आप बता सकते हैं कि हम सहमत हैं या नहीं है, तो ये है जनमत संग्रह। अब इसके बाद हम चलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। तो देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी, इसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है, यह होता है एक राष्ट्रपतिकालीन या राष्ट्रपति के जो अधीन होता है वह, और एक होता है संसदीय। इसका राष्ट्रपतिकालीन के उदाहरण है अमेरिका, क्योंकि वहां अमेरिका में राष्ट्रपति ही सब कुछ है। और संसदीय प्रणाली का जो है वह, उसमें हमारे जैसे हम भारत को ले लेते हैं। अब चूंकि हम भारत में के संदर्भ में देखते हैं तो देखिए संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, कानून, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका
की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये हमारे यहाँ जो संसदीय हम कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र या संसदीय जो प्रकार है उसकी ये विशेषताएं हैं कि मतलब ये मुख्य विशेषता है। अब जो भारत में जो लोकतंत्र है वह राजनीतिक मतलब राजनीति के ही स्तर पर नहीं है, वह आर्थिक, जैसे राजनीतिक होने के साथ साथ वह आर्थिक एवं सामाजिक रूप में भी फैला है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप में भी विस्तृत रूप में फैला है। तो ये आपको लिख लेना है आराम से, बढ़िया आराम से इसे समझ लेना है। और यह था हमारा लोकतांत्रिक शब्द, यह भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं जी। तो इसके बाद के जो प्रस्तावना के शब्द हैं, अभी कुछ शब्द बचे हुए हैं, तो उसकी चर्चा हम इस लेक्चर के अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड डे, टेक केयर।